Yes. Chalo. Good evening, all of you. So let us start with the chapter Laws of Motion. Already we have started last time, and let us continue the same. Last time we have seen already about the types of forces, and also we have seen the three types of real forces. That is gravitational force, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स, और उनको कंपेरेटिवली भी हमने स्टडी किया था. अगर एक बार 2 मिनट में रिवाइज करें तो पता चलेगा. देखो ठीक से, एक तरफ है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी तरफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और फिर न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन तीनों, न्यूक्लियर फोर्स, इन तीनों के अंदर कंपेरेटिवली अगर देखेंगे ठीक से तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट वन. This is called as the weakest force. Electromagnetic force is somewhat moderate, means it is stronger than gravitational force and weaker than nuclear force. And the nuclear force is supposed to be the strongest of all. दूसरा पॉइंट आता है रेंज के बारे में. कौन से डिस्टेंस तक, कहां तक ये इफेक्टिव होते हैं, तो उसके बारे में अगर देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज सपोज टू बी लॉन्ग रेंज फोर्स. यू कैन से long range. That means it is effective up to the large distances. ठीक है ना. And electromagnetic force is comparatively shorter range. That means electromagnetic force का जो range है वो gravitational force से थोड़ा कम है, लेकिन nuclear force से ज्यादा है, तो इसलिए उसको भी हम बोल सकते हैं moderate. And तीसरा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर देखेंगे तो इट इज द शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स. शॉर्टेस्ट रेंज, तो उसका रेंज जो है वो शॉर्टेस्ट है बिकॉज इट इज इफेक्टिव विद इन द न्यूक्लियस ओनली. जस्ट लाइक यू कैन सी द न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 10⁻15 मीटर के आसपास आ जाता है, जो कि न्यूक्लियर साइज ही कहलाता है. इसके बाद हमने देखा कि gravitational force and electromagnetic force, both of them satisfy inverse square law. Okay, inverse square law. But this nuclear force doesn't satisfy the inverse square law. That means it doesn't depend inversely on the square of distance, no doubt. और चौथी बात जो हम देख सकते हैं उनके बीच में कंपैरिजन, तो यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम. मीडियम कौन सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, but electromagnetic force depends on the medium. This way you can see. तो इतने सारे जो कंपेरेटिव पॉइंट्स है तो वो हमने यहाँ पे देखे थे लास्ट लेक्चर में. बट ऑल दीज थ्री कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड एज रियल फोर्सेस, बिकॉज एनी फोर्स कैन बी सपोज टू बी ओरिजिनेट फ्रॉम एनी वन ऑफ दीज थ्री फोर्सेस. ठीक है ना. जो हम रियल फोर्सेस जो देखते हैं तो वो सभी फोर्सेस इन तीनों में से किसी ना किसी एक फोर्स का ओरिजिन होते हैं. तो इसलिए हम देख सकते हैं these three combined together are called as real forces. बट जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी, there are some forces which are called as pseudo forces. और pseudo force क्या है ये एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे. एक बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस. व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस, कौन बताएगा? देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी इंट्रोड्यूस किया था, इट इज द XY कोऑर्डिनेट सिस्टम with reference to which the motion or position of a body is described. Remember, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, और ये भी देखा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने की वजह से किस तरह से किसी बॉडी का पोजीशन या लोकेशन या उसका मोशन जो है वो अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है. द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी कैन बी डिफरेंट in different frames of reference. Yes. And as we have seen already that this frame of reference is of two types actually. One is the inertial frame of reference and the second is non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference is one which moves with constant velocity in a fixed direction. So इसका velocity जो है
वो कांस्टेंट होता है। जो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है उसको हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। मतलब ही उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हुआ करता है। जबकि ऑन द अदर हैंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन विथ मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी उसका चेंज होता रहता है एटलीस्ट इन डायरेक्शन और इन मैग्नीट्यूड मे बी। सो और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो हुआ करता है। दैट मीन्स accelerated frame is actually called as non-inertial frame and a non-accelerated frame is actually called as inertial one. Remember, ये वर्ड्स याद रखो ठीक से, ये इनका डेफिनेशन भी याद रखो अच्छी तरह से। इनर्शियल फ्रेम is one in which the acceleration is zero, or we can say velocity remains constant all the time. But on the other hand, non-inertial frame is a frame in which the velocity is variable or acceleration is non-zero, we can say. और इसके कई सारे एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम? इफ वी आर सिटिंग इन अ ट्रेन and suppose we are the train is moving with constant velocity in a straight line, then that train is just nothing but our frame of reference. So we can consider that frame to be an inertial one. ठीक है, लेकिन अगर सपोज ट्रेन का एक्सेलरेशन अगर होता है, अगर ट्रेन स्पीड अप करता है, if the train is speeding up or slowing down, then in that case we cannot consider the train to be an inertial frame, but we have to consider it as a non inertial frame. Remember, इवन अगर सपोज किसी लिफ्ट के अंदर अगर हम बैठे हैं और लिफ्ट जो है वो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट स्पीड से अगर ऊपर जा रहा है, तो नो डाउट वी कैन कंसिडर इट एज अ इनर्शियल फ्रेम. बट on the other hand, if suppose the lift is just starts, when the lift starts, it just gets accelerated in the upward direction. So in that case, we can in that moment, so in that duration, we can consider the lift to be a non-inertial frame because it is going to get accelerated. Or even when the lift just stops at a highest point, जब लास्ट फ्लोर पे जाके जब लिफ्ट स्टॉप होता है, तो उसका स्टॉप होना ये भी एक तरह से एक्सेलरेशन ही हो गया, इसलिए उसको भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोल सकते हैं. और इससे भी आगे जाके, जैसा कि लास्ट टाइम भी बताया था, कि व्हेनेवर वी आर सिटिंग इन अ चेयर इन अ मेरी गो राउंड, जो जाइंट व्हील में जब हम बैठते हैं, तो उसके अंदर जो चेयर के ऊपर हम बैठे हुए हैं, वो चेयर ही हमारे लिए एक तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. But when this chair is revolving in a circular motion, and already we have seen it in the last chapter that circular motion is a accelerated motion. In circular motion, the body is accelerated, and its acceleration is always directed towards the center, which is caused due to centripetal force. We already seen. So because of that, we can see that the every frame which is moving in circular motion is actually the accelerated frame, and that's why it is going to be the non-inertial one. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है. तो इवन जैसे कि ये भी बताया था लास्ट टाइम कि अर्थ के ऊपर जब हम बैठते हैं और अर्थ अगर घूम रहा है सन के आसपास, तो थ्योरेटिकली अगर देखा जाए, तो आइडियल सेंस में अगर देखा जाए, तो अर्थ इटसेल्फ इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड एक्चुअली इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज इट्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग इन द सर्कल. तो सर्कुलर मोशन वो परफॉर्म कर रहा है, इसलिए वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ही हमको मानना पड़ेगा. But for practical purpose, that acceleration is very, very small, and that's why we can just neglect its effect and consider it as a inertial frame only for practical purpose. लेकिन अगर तुमको MCQ पूछा गया कि whether the frame of reference which is fixed with Earth, whether it is inertial one or non-inertial one, so you have to select compulsorily it as a non-inertial one, because yes, because the every circular motion, the frame of reference which is moving in circular motion can never be an inertial one. It always has to be the non-inertial one. चलो ठीक है, अभी ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो हमने समझ लिया, नो डाउट. लेकिन अभी इनर्शियल फ्रेम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जो कि सभी न्यूटन्स लॉस जो है वो ओबे किए जा सकते हैं, मींस अप्लाई किए जा सकते हैं. ऑल ऑब्जर्वेशंस आर जस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉज. ठीक है, जो कि हम देखते हैं कि अगर सपोज मान लो कि एक जैसे हम अगर सपोज यहाँ पे एक बॉल है, तो उसको अगर ऊपर थ्रो करते हैं तो जरूर वो हमारे हाथ में आएगा, बिल्कुल. और अगर कोई भी एक अगर हम किसी को कैच देते हैं तो वो भी सक्सेसफुली कैच कर पाएगा, बिल्कुल. तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस है, ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस आर इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स लॉज.
right? But in case of non-inertial frame, the Newton's laws cannot be applied. Newton's laws fail to hold actually. ठीक है ना? For example, just देखो, अगर सपोज एक कंसिडर करो एग्जांपल, मान लो कि एक ट्रेन है और इस ट्रेन के अंदर एक समझो पर्सन यहाँ पे है, और अगर वो एक बॉल जो है वो ऊपर थ्रो करता है, ठीक है? अभी हम ये इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम. नाउ वी विल सी, सपोज दैट ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, एक कांस्टेंट स्पीड से ये ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? और अगर जैसे ये पर्सन बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करता है, तो क्या होगा कि पर्सन इज मूविंग एट द इन द सेम डायरेक्शन with the constant velocity, and ball is also moving in the same direction with the constant velocity. So ball get two velocities actually. तो बॉल को एक्चुअली दो velocities मिल जाते हैं, एक जो हमने दिया जो कि ऊपर के डायरेक्शन में था, और जो दूसरा जो है वो ट्रेन ने दिया. तो ट्रेन ने जो दिया हुआ वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है. तो इनका दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण बॉल जो है वो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आगे जाके गिरेगा, नो डाउट. लेकिन जहां पे वो गिरेगा और जिस समय गिरेगा, तो उस समय हम भी वहां पे ही होंगे, क्योंकि ट्रेन इज ऑलरेडी मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई एट अ certain later instant we can see that the train will be at this point here, and because of that we will also be at this point here so as to catch the ball. okay, तो यहाँ पे बॉल को कैच करने के लिए हम भी वहां पे ही रहेंगे जब ये ट्रेन यहाँ पे पहुंचेगा, और बॉल भी वहां पे ही पहुंचेगा. तो मतलब बॉल ने हमारा जो बॉल का जो मोशन है वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अगर हम अंदर अगर देखेंगे, इस पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर देखेंगे, तो पता चलेगा कि इट विल बी जस्ट अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. मतलब इस पर्सन को के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर देखेंगे बॉल का मोशन, तो वो सिर्फ उससे ऊपर गया और नीचे आया, इतना ही उसको दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि जब ये बॉल यहाँ पे होगा तो उस समय पर्सन यहाँ पे होगा. समझ सकते हो ठीक से? जब बॉल यहाँ पे जाएगा तो पर्सन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ट्रेन आगे मूव कर रहा है, वो भूलो मत, because moving in the forward direction, and along with the train ball was also moving with the in the same direction with the same speed. But when the ball was released, the ball will continue to move in the same direction with the same speed, and hence the ball will appear always exactly at the top of the person here. जब बॉल यहाँ पे होगा तो ये पर्सन यहाँ पे होगा, मतलब इस पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर देखेंगे तो ये बॉल हमेशा ऊपर ही रहेगा, उसके ऊपर ही उसको दिखाई देगा. इसकी वजह से हमारे मतलब इस पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो बॉल का जो मोशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ऊपर जाना और नीचे आना, बस इतना ही होगा. और यही तो नॉर्मल फ्रेम के अंदर होता है, लेकिन स्टेशनरी फ्रेम के अंदर भी हमको पता है ऑलरेडी यही होता है. जस्ट वेट. The same thing will happen in this case also, even if this train is moving with a constant speed. But the thing to understand here is that this will happen only in the inertial frame. That means this will happen only in case of a non-accelerated train. Constant velocity के साथ जब तक ट्रेन मूव कर रहा है आगे चल के तो उसी ट्रेन के अंदर ऐसा होगा कि हमने जैसे ही बॉल ऊपर थ्रो किया तो वो सीधा ऊपर जाके वापस हमारे हाथ में आएगा. ये सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने वाले ट्रेन के बारे में होता है. अगर हम बात करते हैं कोई ट्रेन के बारे में जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, देखो समझो एक ट्रेन जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे हम उस बॉल को ऊपर थ्रो कर देंगे, यहाँ पे सपोज हमने थ्रो कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसको दो वेलोसिटीज मिल जाएंगे, एक जो हमने दिया और एक ट्रेन ने जो दिया. लेकिन ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है वो ट्रेन उस बॉल को नहीं दे पाएगा, सिर्फ वेलोसिटी दे देगा बट एक्सेलरेशन नहीं दे पाएगा. और उसकी वजह से हो सकता है कि अगर ट्रेन एक्सेलरेटेड है तो उसकी वजह से ट्रेन जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, लेकिन बॉल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करके यहाँ पे ही पहुंच जाएगा. जिसके कारण हम अगर उसको हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम देखेंगे, जबकि हम यहाँ पे रहेंगे और बॉल जो है वो यहाँ पे हमसे थोड़ा पीछे गिर गया, जिसके कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ये बॉल पीछे गिर जाता है तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो रहा है, बॉल पीछे जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो ये जो होता है दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉज, एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस.
एक दूसरा एग्जांपल हम देख के देखेंगे। देखो ठीक से, अगर मान लो कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन करने वाला एक ट्रेन है या कोई कार है सपोज, या एक ट्रॉली है मान लो, इस ट्रॉली के अंदर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और मान लो कि ये ट्रॉली जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब तक ये ट्रॉली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है तो ये ब्लॉक जो है वो उसी पॉइंट पे रहेगा, नो डाउट। लेकिन अगर मान लो कि ये ट्रॉली जो है वो अगर वेरिएबल वेलोसिटी के साथ अगर आगे बढ़ने लगता है, मतलब अगर इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सेलरेशन होने की वजह से ये ट्रॉली अगर उसका स्पीड अगर बढ़ने लगता है, तो जैसे ही इस ट्रॉली का स्पीड आगे बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ने की वजह से ये ब्लॉक जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगा। वी कैन सी दैट दिस ब्लॉक विल गेट मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस मोशन ऑफ द ब्लॉक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द ब्लॉक एक्चुअली। जैसे हम देखते हैं ना कि अगर ट्रेन के अंदर अगर हम बैठे हैं, स्टेशनरी ट्रेन के अंदर अगर बैठे हैं तो विल बी एट रेस्ट, नो डाउट, बट एज सुन एज द ट्रेन स्टार्ट, तो जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि हमारे ऊपर एक पीछे की तरफ एक जर्क मिल जाएगा। दैट जर्क इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ आवर इनर्शिया, but if we want to explain the reason of that jerk in the frame of reference which is bound with the train, then we'll have to imagine the existence of a force, invisible force, which acts on a body which is situated in a non-inertial frame actually, and that force is actually called as the pseudo force। देखो ठीक से, मतलब क्या कि सिंपल सी बात यह है कि जैसे ही ये ट्रॉली को हम आगे खींचेंगे तो उसकी वजह से ये ब्लॉक जो है वो उसी पॉइंट पे रहने के लिए ट्राई करेगा, लेकिन उस ट्रॉली के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ये ब्लॉक का जो मोशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। सेम वैसे ही जैसा कि हम देखते हैं कि अगर किसी ट्रेन के अंदर अगर हम बैठे हैं तो जब ट्रेन एक्सेलरेट होता है तो अगर वहां पे कोई बॉल पड़ा हुआ है फ्लोर पे तो वो बॉल कंटिन्यूअसली पीछे 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 दौड़ने लगता है। दैट इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ pseudo force, and that is actually because of the pseudo force। सो एक्चुअली बॉल जो है वो पीछे नहीं जा रहा है, वो बॉल उसी पॉइंट पे रहने के लिए ट्राई कर रहा है उसके इनर्शिया की वजह से। लेकिन ट्रेन जो कि आगे जा रहा है तो उस ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बॉल का जो पीछे जाने का जो मोशन है वो हमको एक्सप्लेन करने के लिए एक सुडो फोर्स मतलब मानना पड़ता है जो कि उस बॉडी के ऊपर काम कर रहा है, और वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। जबकि ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है तो pseudo force will be acting in the backward direction, and on the other hand if suppose the train just stops, मतलब acceleration of the train is in the backward direction, क्योंकि हाई स्पीड में मूव करने वाला जो ट्रेन है उसके अंदर कोई ब्लॉक सपोज यहाँ पे है और ये बहुत हाई स्पीड में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर अब उसको हमने ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या है, वी आर accelerating this train in the backward direction, so acceleration of the train will be in the backward direction in this case। As soon as the brakes are applied on the train, what happens is the block will just move in the forward direction in the frame of reference of the train। Actually block moves in the forward direction because of its inertia, but in order to explain the motion of the block in the frame of reference of this trolley or train, we have to imagine existence of a force which is acting on it in the forward direction in this case। तो ये force जो है वो यहाँ पे forward direction में काम करेगा। तो समरी क्या हुआ देखो ठीक से, कि जब ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है तो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जब ट्रेन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा होता है तो फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है। सेम वैसे ही जैसे हम अगर किसी बस के अंदर अगर बैठे हैं और बस हाई स्पीड में अगर मूव कर रहा है, लेकिन अगर जैसे ही ब्रेक अप्लाई कर दे जाते हैं, अगर सडनली ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, सो सडनली वी जस्ट गेट पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमारे ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वो यही फोर्स है जिसको हम pseudo force बोलते हैं, याद रखो ठीक से। सो दिस pseudo force arises only when the frame of reference in which the body is situated just accelerates। जब frame of reference accelerate होता है तभी pseudo force काम करता है। whenever the frame of reference has an acceleration, in that case the pseudo force comes into play, otherwise there is no need to assume the pseudo force। remember, the pseudo force arises only when frame of reference accelerates। that means pseudo force arises only in case of non inertial frame of reference। correct है, non inertial frame of reference के अंदर ही pseudo force arise होता है। तो what is the example of pseudo force? whenever we are sitting in a bus and bus just starts, we get a jerk in the backward direction, that is the pseudo force, example of pseudo force। again whenever we are sitting in a bus
and bus just stops. When brakes are applied to the bus, then we get a jerk in the forward direction. That is an example of pseudo force. Even whenever there is a lift, suppose यहाँ पे एक lift है और ये lift अगर जब तक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर या नीचे जा रहा है तो उससे कोई pseudo force की जरूरत नहीं है. Pseudo force doesn't act on the person which is sitting in the lift, which is moving in constant velocity in particular direction. But whenever this lift starts accelerating, see now when the lift starts accelerating, कौन से मोमेंट पे लिफ्ट एक्सेलरेट होता है? या तो स्टार्टिंग में या तो लास्ट में. मतलब मान लो कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ फ्लोर. ओके, सो when the lift when a person just presses the button to go in the upward direction, तो ये लिफ्ट जो है ऊपर जाने के लिए जब स्टार्ट करता है तब ये लिफ्ट एक्सेलरेट होता है. We can consider that the acceleration of the lift will be in the upward direction, and whenever the acceleration of the lift is in upward direction, the pseudo force will act on the person which is situated in the lift, and that pseudo force will be acting in the downward direction. See here, you might have been experienced weight gain or downward jerk when the lift starts. नहीं तो देखो तुमको पता कैसे चलता है कि लिफ्ट स्टार्ट हो गया करके? ऊपर के डायरेक्शन में जाने के लिए लिफ्ट स्टार्ट हो गया, ये पता कैसे चलता है? जब हमको एक जर्क मिलता है, नीचे के डायरेक्शन में एक पुश हमको मिलता है, तो उस पुश से ही हमको पता चलता है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमको पुश मिल गया, तो इसका मतलब लिफ्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है कि नहीं. और जब लिफ्ट रुकता है, जब टॉप पॉइंट पे जाके हम देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज दिस इज अ टॉप फ्लोर एंड व्हेन द लिफ्ट जस्ट स्टॉप्स, the lift stops, मतलब क्या हो गया? Acceleration is going to be in the downward direction. But in this case, if we see the person experiences force in the upward direction momentarily. एक मोमेंट के लिए इस पर्सन के ऊपर एक अपर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होता है जो कि उसको ऊपर की तरफ थ्रो करता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स वी जस्ट एक्सपीरियंस अ वेट लॉस एट द हाईएस्ट पॉइंट हियर. हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या होता है? जब लिफ्ट रुकता है तो हमको पता कैसे चलता है कि लिफ्ट रुक गया? We come to know by just a upthrust we experience for a moment. एक सेकेंड के लिए हमको एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस होता है, ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट होता है जिसकी वजह से हमारा वेट थोड़ा कम हो जाता है. ठीक है ना? वी एक्सपीरियंस वेट लॉस momentarily at this point when the lift stops, and that is actually because of the force which is acting on us in the upward direction when the lift stops. तो देखो लिफ्ट जब ऊपर जा रहा है और ऊपर एक्सेलरेट होता है तो pseudo force डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, बराबर. और जब लिफ्ट ऊपर जाके जब रुकता है तो मतलब एक्सेलरेशन लिफ्ट का नीचे के डायरेक्शन में होता है, तो उस केस में जो pseudo force है वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है. सो ये सारे कंक्लूजन्स, या इवन ट्रेन के अंदर जब हम बैठे होते हैं तो हमको पता कैसे चलता है कि ट्रेन स्टार्ट हो गया? अगर हम सो भी रहे हैं तभी भी हमको पता चलता है कि ट्रेन स्टार्ट हो गया करके. कैसे पता चलता है? Whenever the train starts, we experience a jerk in the backward direction. जिस डायरेक्शन में ट्रेन स्टार्ट होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको एक जर्क मिलता है, and that jerk gives us an idea about the train has started in that direction because we have got a jerk in the opposite direction. जैसे हमको अपोजिट डायरेक्शन में जर्क मिलता है तो ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया, ये हमको उससे पता चलता है. और रुक गया ट्रेन कैसे हमको पता चलता है? कैसे हमको पता चलता है ट्रेन के अंदर कि ड्राइवर में उधर ब्रेक लगाया? वो भी पता चलता है. देखा तुमने कभी? Whenever the driver applies the brakes to the train, we come to know just by a forward jerk. जैसे ही ड्राइवर वहां पे ब्रेक लगाता है तो हमको एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश मिलता है, and because of that push we can just imagine that the driver has applied the brakes at that time. Remember, तो in short कहने की बात क्या है यहाँ पे कि pseudo force का नेचर समझो यहाँ पे ठीक से. What is the nature of pseudo force? There are two things which are important for pseudo force. Number one is that the direction of the pseudo force is always going to be opposite to the acceleration of the frame of reference. देखो चारों situations ठीक से चेक करो, ये कंडीशन करेक्ट है कि नहीं चेक करो एक बार ठीक से. The direction of the pseudo force is always going to be opposite to the direction of acceleration of the frame of reference in which that body is situated. जैसे अभी देखो यहाँ पे ट्रेन जब एक्सेलरेट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, so we get a jerk in the backward direction. That means pseudo force is in the leftwards
and the acceleration is in the right direction. तो opposite है बिल्कुल. यहाँ पे भी अगर देखो ठीक से, when a train just stops, ट्रेन का स्टॉप होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ट्रेन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट द ट्रेन स्टॉप्स. दैट मींस इट्स एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बट बिकॉज ऑफ दैट द pseudo force is acting in the rightward direction. Again it is opposite. समझ सकते हो ठीक से. And here also in case of the lift, when the lift starts ascending up, the person experiences a weight gain. That means the pseudo force acting on the person will be in the downward direction in this case. Again opposite. See here, acceleration of the frame is upwards, whereas the pseudo force acting on the person is in the downward direction. And when the train ascends but just stops, ठीक है ना, it is going to stop at the highest point. तो जब वो रुकने जाता है लिफ्ट जो है, तो रुकने के टाइम फिर से एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और उसकी वजह से जो pseudo force है वो ऊपर के डायरेक्शन में काम करता है. Again we can see, if the lift is already at the highest floor and it just starts in the downward direction, starts moving in the downward direction, तो जैसे ये लिफ्ट नीचे के डायरेक्शन में जाने के लिए स्टार्ट करेगा, तो again we get a upward force, we get a upward jerk which reduces some of our weight, and because of that we can just experience a weight loss momentarily at this point here. And whenever the lift comes at the lowest floor and just has to stop momentarily, तो जैसे ही वो स्टॉप होता है, तो स्टॉप होने का मतलब एक्सेलरेशन इज upwards in this case, and because of that the pseudo force will be in the downward direction in this case also. So we can see in general that the pseudo force, direction of this pseudo force is always going to be the opposite to the frame of acceleration of the frame of reference. Remember, I'll repeat again, the direction of pseudo force is going to be opposite to the acceleration of the frame of reference. मतलब जिस डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट हो रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में pseudo force काम करता है. ये हो गया सबसे पहला प्रॉपर्टी pseudo force का. बताया था ना कि दो प्रॉपर्टीज होते हैं pseudo force के अंदर, तो उसमें से पहला प्रॉपर्टी यही है. अभी दूसरा प्रॉपर्टी हम ये देखेंगे pseudo force का, कि the magnitude of this pseudo force is actually going to be the product of the mass of the body and acceleration of the frame of reference. Actually, see here, the pseudo force का फॉर्मूला क्या हमको मिलेगा? अगर बॉडी का मास m है और एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन अगर a है, तो pseudo force will be actually equal to ma here. Even in this case also, the pseudo force will be actually equal to the product of mass of the body and acceleration of the frame. अभी तुम कहेंगे ये तो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है. नहीं, दिस इज नॉट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम देखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसके अंदर मास और एक्सेलरेशन दोनों एक ही बॉडी के साथ एसोसिएटेड होते हैं. याद रखो ठीक से, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इटसेल्फ विल गिव अस द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी. करेक्ट है, भले देखने के लिए सेम है, लेकिन इसमें देखो ठीक से, मास उसी बॉडी का है और एक्सेलरेशन भी उसी बॉडी का है. ठीक है, और फोर्स भी उसी बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला है. लेकिन यहाँ पे इस pseudo force के फॉर्मूला के अंदर मास जो है वो बॉडी का है, लेकिन ए जो है ये एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हुआ करता है, बॉडी का नहीं. एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद द मास, एंड देन विल गेट द फोर्स, pseudo force एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द, एंड डायरेक्शन इज आल्सो ऑपोजिट. यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन सेम होता है, फोर्स और मास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हुआ करता है न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर. जबकि yes, that's why we can just say that these two are not actually the same. Okay, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, if we just try to write down this in vector form, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ? तो उसको हम लिखना पड़ेगा f बार इज इक्वल टू m इंटू a बार. ये तो हमने ऑलरेडी देखा है. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, नो डाउट. But if we want to write this in the vector form, then we'll have to write this as f bar is equal to minus of m into a bar. Remember, where this minus sign come from? क्यों माइनस साइन आ गया यहाँ पे? क्योंकि ये जो है डायरेक्शन की वजह से. तो वेक्टर्स के अंदर हमको पता है ऑलरेडी, two vectors are supposed to be negative of each other if they are opposite in direction, and that's why this minus sign comes here. समझा रिक्स? दोनों में क्या फर्क है एग्जैक्टली? इक्वेशन में भी देखो फर्क है. ठीक है, बिल्कुल.
और ऑलरेडी कंसेप्ट में डिफरेंट है ही ऑलरेडी, क्योंकि m एंड a यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन सेम बॉडी के होते हैं, जबकि यहाँ पे मास बॉडी का है और एक्सेलरेशन फ्रेम का हुआ करता है। तो इसलिए यहाँ पे सीडो फोर्स का फॉर्मूला ये है और ये रियल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। याद रखो ठीक से, दोनों है दिखने के लिए सेम, लेकिन दोनों के फॉर्मूला में थोड़ा डिफरेंस है। याद रखो ठीक से। अभी इसमें हम देखते हैं कि whenever the lift is accelerated in the upward direction, what happens is, what will be the net force acting on the body then? देखो, अगर ये a इतना एक्सेलरेशन के साथ अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो what this pseudo force acting on this lift here or person here will be equal to the mass of person multiplied by acceleration of this lift a here, करेक्ट है? तो m into a इतना pseudo force इस पर्सन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, करेक्ट है? But don't forget here that weight of the person is already acting on this person in the downward direction. So what happens is the total net force in the downward direction will actually be mg, that is the weight, plus ma, which is a pseudo force. So mg भी downward direction में काम कर रहा है और ma भी downward direction में काम कर रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने की वजह से क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और इन दोनों का जो एडिशन है वो एडिशन इस सरफेस को बैलेंस करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन उसको कहा जाता है। तो इन दिस केस द टोटल नॉर्मल रिएक्शन ऑन द फ्लोर ऑफ दिस लिफ्ट हियर विल बी एक्चुअली इक्वल टू mg plus ma. We can understand here mg plus ma. Why? Because mg is in the downward direction and the pseudo force is also in the downward direction because lift is accelerated in the upward direction. Okay, but when the lift is accelerated in the downward direction, so in that case the pseudo force will be upwards and the pseudo force will actually be equal to m into a here, no doubt, where m is the mass of the body and a is going to be the acceleration of the frame. But already the weight of the body is already acting on this person, which is equal to m into g. m मतलब mass and g मतलब gravity. तो अगर ये mg इतना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और ma इतना फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी? See here, the net force acting on the body, if mg is greater than ma, then the net force will be actually mg minus ma, and this much force will be acting on the floor of the floor of this lift in the downward direction, and that will actually have to be balanced by the normal reaction which is acting on this person due to this floor of this lift here, which will be called as n here. So this n, that is a normal reaction exerted by the surface of the lift on the person, is going to be mg minus ma. ये normal reaction मतलब समझा ठीक से क्या होता है? What is normal reaction? If suppose I am standing here, then I am exerting a force equal to my own weight on the floor, correct है? So the floor will also exert the same equal and opposite force on me in the upward direction, and that is actually called as normal reaction. Remember, whenever there is a surface and suppose that there is a body kept on this surface here, and the mass of the body is going to be m, suppose, then the body exerts a force equal to its own weight in the downward direction on the floor, which will be equal to mg, correct hai? Mg. But at the same time the floor also or this surface also exerts the equal and opposite force on the body in the upward direction, and that is called as the normal reaction actually, and that's why the body is at rest. Otherwise the body have been moved in the downward direction. अगर ये surface नहीं होता, अगर ये normal reaction इसको नहीं मिलता है, body will move in the downward direction and it will fall into at the surface below. ओके, बट अगर सपोज जब तक ये सरफेस पे खड़ा है वो बॉडी, तो उसका मतलब जरूर उसके ऊपर दो बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट भी है, तब जाके वो बॉडी रेस्ट में है। अदरवाइज बॉडी कैन नॉट बी एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल, and in that case only the body can be at rest, otherwise it not. So that's why that is the concept of normal reaction, remember. So the normal reaction acting on the lift on the person in a lift which is accelerated in the upward direction will actually be mg plus ma, which can be also written as m can be taken common and g plus a will actually be the total acceleration, which is actually called as apparent acceleration. So far as the person is sitting in such a lift,
the apparent acceleration will be g plus a, acceleration due to gravity, apparent gravity उसको बोल सकते हैं. Okay, and whenever the person is sitting in a lift which is accelerated in the downward direction, so in that case the normal reaction will actually be m times g minus a, and the person will experience as if the gravity itself has been reduced, and the gravity, new gravity here is going to become g minus a, like this. So g minus a will be the apparent gravity in that case. चलो ठीक है, ये apparent gravity का concept हम बाद में देखेंगे डिटेल में, बट pseudo force का concept समझ में आया सबको ठीक से? अगर कुछ डाउट है तो पूछो फटाफट. तो हमने दो एग्जांपल्स देखे pseudo force के, एक तो ट्रेन के अंदर का और एक लिफ्ट के अंदर, बराबर. और दो प्रॉपर्टीज भी हमने देखे pseudo force के. कौन से वो? एक तो द डायरेक्शन ऑफ द pseudo force is always going to be opposite to the direction of acceleration of the frame of reference, right? और दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखा कि the magnitude of the pseudo force is always equal to the product of the magnitude of the mass of the body and the acceleration of the frame of reference, no doubt. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो होते हैं pseudo force की प्रॉपर्टीज. और यहाँ पे एक बात नोट करने जैसी है कि देखो pseudo force के बारे में हमने अभी यहाँ पे बताया कि pseudo force arises only when the frame of reference becomes non-inertial. That means frame of reference becomes accelerated, or the frame of reference is moving with variable velocity. So consider a frame of reference which is moving in a circular motion, just like a giant wheel, a chair in a giant wheel. Suppose ये एक frame of reference है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. देखो ठीक से, मतलब वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बट मैंने उसको चार अलग अलग पॉइंट्स पे दिखाया है. ठीक है, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी, एंड दिस इज द पॉइंट डी हियर. व्हेन द फ्रेम विल गो एट द पॉइंट ए हियर, ओके, जब ये फ्रेम ए पॉइंट पे जाएगा तो उस समय उसके अंदर जो बॉडी रखा हुआ है, उसके अंदर बॉडी जो रखा हुआ है उसका मास अगर m मान लेते हैं तो उसके ऊपर भी तो pseudo force काम करेगा, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस बॉडी का क्या है, एक्सेलरेटेड है. ठीक है, इसको हम नॉन इनर्शियल बोल सकते हैं. एंड सिंस द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस बॉडी इज नॉन इनर्शियल, व्हाट हैपेंस इज द बॉडी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स which is equal to the product of mass of the body and acceleration of the frame, and which is directed in the direction which is opposite to the acceleration of the frame of reference. अभी जबकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एट पॉइंट ए द फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, सेंटर की तरफ होगा. ये हमने ऑलरेडी देखा है सर्कुलर मोशन के अंदर. द सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी बॉडी जब मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर हुआ करता है. उसको ही हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, बराबर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. So since this body frame is moving in the circular motion, so the acceleration of the frame will be in the inward direction, toward the center direction. Because of that, the pseudo force acting on this body here, kept at this point here, will be in the opposite direction to the acceleration of the frame. That means the body will just try to move in this direction, and the centripetal force or this pseudo force will be acting on the body in the outward direction, along the radius, away from the center direction. Even whenever the body goes at this point here, what happens is the centripetal force or centripetal acceleration of the frame will be towards the center, but the pseudo force acting on the body will be in the downward direction. That will be denoted by Fc here. Even when the body will come at the when the frame will come at the point C here, the acceleration of the frame will be towards the center, again AC we can say. So along the radius and towards the center, this is the direction of acceleration, but the pseudo force and will be acting on the body which is opposite to this acceleration of the frame of reference, and which will be denoted by Fc here, and that will be outwards like this. Even at this point D also, the frame of reference is accelerated in the downward direction with an acceleration AC, no doubt, but because of that the body will get accelerated, or body will experience a pseudo force which is directed in the upward direction. This happens at all these points here. So at every point the body experiences a force
which is directed along the radius and away from the center, correct है, at every point. And this special pseudo force which arises in circular motion is called as the centrifugal force. Remember, this is a concept of centrifugal force. So that means centrifugal force is a special kind of pseudo force only. Centrifugal force is actually the special type of pseudo force. Centrifugal force मतलब pseudo force ही है, सिर्फ वो सर्कुलर मोशन में अराइज करता है, इसलिए उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो एग्जांपल है तो वो हम देख सकते हैं कि डेली लाइफ के अंदर बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। जैसा कि तुमने देखा होगा, अगर मान लो कोई इस टाइप का जो हॉरिजॉन्टल मेरी गो राउंड होता है, एक सपोज एक छाता होता है, ठीक है, अम्ब्रेला, और उसको अलग अलग रस्सी अगर बंधे हुए है इस तरह से, और अगर इस छाता को अगर हम इस तरह से घुमा देते हैं, जैसे घूमता है ये एक्सेल उसका जैसे घूमता है, तो ये रस्सी जो है वो कैसे हो जाएंगे, टिल्टेड हो जाएंगे कि नहीं, ऐसे, ये देखो। सो अगेन वी कैन सी दैट एवरी पार्टिकल विल जस्ट गेट टिल्टेड। और इवन तुमने देखा होगा कि बचपन में कई सारे बच्चे जो है वो इस तरह के घोड़े के ऊपर बैठते हैं, छोटे छोटे घोड़े यहाँ पे टंगे हुए होते हैं रस्सी के साथ, और एक एक घोड़े के ऊपर एक एक छोटा छोटा बच्चा बैठता है, और जब इसको घुमाते हैं तो वो घोड़ा जो है वो इस तरह से आगे, वो रस्सी जो है वो इस तरह से इंक्लाइंड हो जाता है, कुछ ना कुछ एंगल से वो दूर चला जाता है। एंड दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल हियर। इवन ये भी तुमने देखा होगा, अगर सपोज बकेट के अंदर अगर मान लो थोड़ा पानी लेके और उसको एक रस्सी बांध के अगर इस तरह से उसको अगर गोल गोल घुमाते हैं तो टॉप पॉइंट पे जाके भी पानी गिरता नहीं है। क्यों? Why the water doesn't spill out even if at the top point? Because at the top point the water which is in the bucket, so bucket is going to be the frame of reference and water is going to be the body on which the pseudo force is going to act. तो इसलिए वाटर के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो pseudo force एक्ट होगा, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि bucket is getting accelerated in the downward direction at the highest point because bucket is performing circular motion. So frame of reference of bucket will get acceleration in the downward direction. It will be a non-inertial frame, and that's why it is accelerated in the downward direction. But the pseudo force, as its property we already studied, so the pseudo force will act on this water inside the bucket, and that pseudo force will be acting in the opposite direction to the acceleration of the frame. Acceleration downwards है तो pseudo force किधर होगा, upwards होगा, इसीलिए highest point पे जाके भी water गिरता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर pseudo force जो एक्ट हो रहा है वो उसके वेट को बैलेंस कर लेता है और इसीलिए वो गिरता नहीं है। लेकिन जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, लोएस्ट पॉइंट पे जब आता है, तो हमको वो बकेट अननेसेसरीली बहुत ज्यादा हेवी लगता है। उसका भी रीजन क्या है, देखो ठीक से, the pseudo force will be acting in the downward direction in that case because acceleration of the frame means bucket is upwards, and that's why the pseudo force gets added to the weight of the water inside the bucket, and that's why the total force will be very much large, and that's why we experience the weight bucket to be very heavy at the lowest point. Okay, and even the same reason we can see सेम इसी फिनोमेना का जो एग्जांपल है, pseudo force का जो एग्जांपल है, वो मेरी गो राउंड भी है, या जायंट व्हील के अंदर जब हम बैठते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जब हम यहाँ पे होते हैं तो हमारे ऊपर एक pseudo force काम करता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, जिसकी वजह से ही हम हमारा वेट थोड़ा लूज करने के जैसा एक्सपीरियंस करते हैं। सो द वेट लॉस एट द हाईएस्ट पॉइंट while sitting in a giant wheel also is the example of pseudo force which arises in a circular motion, and that's why it's called as centrifugal force also. उसको हम centrifugal force भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। और इवन इससे भी आगे जाके जो मौत का कुआं होता है सर्कस के अंदर, तुमने देखा होगा कभी मौत का कुआं, ठीक है ना, एक जाइंट स्पीयर होता है, बहुत बड़ा स्पीयर होता है, और स्पीयर के अंदर एक 2 व्हीलर ड्राइवर, ठीक है, अंदर जाता है और स्टार्टिंग में छोटे छोटे सर्कल्स लेता है, और उसके बाद धीरे धीरे सर्कल्स का रेडियस बढ़ाते बढ़ाते वो वर्टिकल सर्कल्स भी लेना चालू कर देता है। And when it performs vertical circles, it is at the highest point, it will be in contact with the roof from below, but still it will not fall just because of the pseudo force which is acting on it in the upward direction, which will balance its weight, and that's why he will not fall at that highest point.
और इवन कोई अगर व्हीकल अगर जा रहा है और हाई स्पीड में जा रहा है और बीच में अगर स्पीड ब्रेकर आता है या एक फ्लाईओवर ब्रिज अगर आता है, तो भी उस फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद गाड़ी जो है छलांग लगाता है, ठीक है, इट लूजेस द कॉन्टैक्ट विद द रोड सरफेस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस pseudo force acting on it in the upward direction, because it is performing circular motion, and circular motion is a accelerated motion, and that frame is accelerated in a downward direction, so the pseudo force will be acting in the upward direction. So all the passengers inside that car which is traveling along the flyover bridge will just lose the contact with the seat at the highest point because of that pseudo force or centrifugal force we can say. So this is all about the pseudo force. अगर उसमें कुछ भी डाउट है तो जरूर पूछो. Okay, no doubt. चलो ठीक है, so we'll stop here.